हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कहता है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है, कहता है राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, राष्ट्रीय आय में जो देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल जो आता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका आकलन निम्न प्रकार से किया जाता है, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा देश के कुल जनसंख्या। आय कहता है कि राष्ट्रीय आय का तात्पर्य किसी देश के एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्यों से लगाया जाता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास जो है राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है, तथा आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन भी राष्ट्रीय आय है। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। मतलब आर्थिक नियोजन क्या है, इसके बारे में बताएं। तो इसका उत्तर है, आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। क्या कहता है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ जो होता है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। भारत में जो है आर्थिक विकास का जो श्रेय है नियोजन को दिया जा सकता है। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य विकास की दर को बढ़ाना, कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर व सामाजिक न्याय है। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है स्वयं सहायक समूह से आप क्या समझते हैं। स्वयं सहायक समूह से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी जैसे 15 से 20 सदस्य होते हैं। एक सहायक समूहता में जो है समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं। स्वयं सहायता समूह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनमें से अधिकांश समूह महिलाओं द्वारा संगठित किए गए हैं। इनमें से जो है अधिकांश समूह जो है महिलाओं द्वारा संगठित किए गए हैं। ये समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने में मदद करते हैं। इसमें जो है सब महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने में मदद करते हैं। समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक मंच मिलता है जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाते हैं। यही स्वयं सहायता समूह होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है उदारीकरण से क्या अभिप्राय है। उदारीकरण से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है, कहता है उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे कि लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत 1991 से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई है। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, बाजार में उपयोग के तहत अनेक वस्तुएं उपलब्ध हो गई हैं। बाजार में जो है उपयोग के तहत अनेक वस्तुएं उपलब्ध हो गई है, जिनके चौकाचौंध में अक्सर उपभोक्ता भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी खरीदे ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ऐसी अवस्था में उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है बिहार में वैश्वीकरण के कई दो नकारात्मक प्रभाव बताइए। बिहार में जो है वैश्वीकरण के कोई दो नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो इसका उत्तर है, कहता है बिहार में वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। तो पहला क्या है, ये तो पहला दिया गया है कि कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा।
तो इसमें कहता है कि राज्य में कृषि पर किया गया निवेश संतोषजनक नहीं है। राज्य में जो है कृषि पर किया गया निवेश संतोषजनक नहीं है। इन उद्योगों में वैश्वीकरण के पश्चात जितना निवेश होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। दूसरा नकारात्मक है प्रभाव क्या कहता है, कुटीर एवं उद्योग लघु उद्योगों का विपरीत प्रभाव। कुटीर एवं लघु उद्योगों का विपरीत प्रभाव क्या है, तो कुटीर एवं लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से अच्छी और आकर्षक नहीं होती। इन उद्योगों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है मौद्रिक प्रणाली क्या है। मौद्रिक प्रणाली क्या है, तो इसका उत्तर है कहता है मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से होता है। मौद्रिक प्रणाली में जो है विनिमय का सारा कार्य जो है यानी काम जो है मुद्रा की सहायता से होता है। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है। इसमें जो है पहले कोई व्यक्ति जो है अपनी वस्तुओं या सेवाओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी ज़रूरत की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। चूँकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, इसलिए इसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है सरकारी सेवा किसे कहते हैं। सरकारी सेवा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है, लोगों को काम के बदले जो मासिक वेतन देती है और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, तो इसे सरकारी सेवा कहा जाता है। जैसे कि सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा इत्यादि सब जो है सरकारी सेवा है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय क्या है, तो इसका उत्तर है कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत ज़रूरत की वस्तुओं के बदले में प्राप्त की जाती है। वस्तु विनिमय जो है प्रणाली के तहत ज़रूरत की वस्तुओं के बदले में प्राप्त की जाती है। किसी एक वस्तु की इच्छित वस्तु के साथ बगैर मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली है। जैसे कि चावल, धान, गेहूं से नमक, तेल या ये सब जो है वस्तु विनिमय प्रणाली में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहता है आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है, तो इसका उत्तर है कहता है कि आर्थिक संरचना प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। आर्थिक संरचना जो है प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों से उनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। आर्थिक संरचना के अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, यातायात संरचना को शामिल किया जाता है आर्थिक आधारभूत संरचना में। अगला जो क्वेश्चन है कहता है उपभोक्ता के शोषण के कौन कौन से तरीके हैं। उपभोक्ता के जो शोषण होते हैं कौन कौन से तरीके होते हैं, तो इसका उत्तर है कहता है उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक निम्नलिखित है। तो पहला है मिलावट की समस्या। महंगी वस्तुओं में मिलावट करके उपभोक्ता का शोषण होता है। महंगी वस्तुओं में जो है मिलावट करके उपभोक्ता का शोषण होता है। दूसरा क्या है कहता है कम तौल द्वारा ये एक शोषण है। वस्तुओं के माप में हेरा फेरी से भी उपभोक्ता का शोषण होता है। तीसरा शोषण है कहता है कम गुणवत्ता वाली वस्तुएं। उपभोक्ता को धोखे से अच्छी वस्तुओं के स्थान पर कम गुणवत्ता वाली वस्तुएं देकर शोषण करना। चौथा शोषण है ऊंची कीमत द्वारा। ऊंची कीमत वसूल करके भी उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। और पांचवा जो है डुप्लीकेट वस्तुएं। सही कंपनी का डुप्लीकेट वस्तुएं प्रदान करके उपभोक्ता का शोषण होता है। ये उपभोक्ता के शोषण के निम्नलिखित कारक है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है एटीएम क्या है। एटीएम क्या है, तो इसका उत्तर है एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। यह मशीन 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। ये जो है 24 घंटे पैसे को निकालना और जमा करने की सेवा प्रदान करता है। भारत में सभी व्यापारिक बैंक जैसे कि स्टेट बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो, ICICI बैंक हो द्वारा यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है।
एटीएम कार्ड मिलने के बाद एक गुप्त पिन नंबर होता है जिसकी सहायता से एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालने के बाद रुपया निकाला जाता है। यही आपको एटीएम कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। आधारभूत संरचना जो है किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है कहता है आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन सुविधाओं और सेवाओं से है। आधारभूत संरचना जो है उसका तात्पर्य जो है उन सुविधाओं और सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के स्तंभ होते हैं। आर्थिक विकास के स्तंभ होते हैं जैसे कि वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं आदि जो है आधारभूत संरचनाएं कहलाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहता है क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड क्या है, इससे पहले बताया है एटीएम कार्ड, अब जो आया है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड होता क्या है, तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। क्रेडिट कार्ड जो है प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। विश्व में प्रचलित क्रेडिट कार्ड में टैप ए मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है। जिसके अंतर्गत वो अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तु और सेवाओं को खरीद सकता है। यही क्रेडिट कार्ड का कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं या वैश्वीकरण क्या है, तो इसका उत्तर है कहता है वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है। वैश्वीकरण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय एवं या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है। यही वैश्वीकरण कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कुल घरेलू उत्पाद क्या है। कुल घरेलू उत्पाद क्या है, तो इसका उत्तर है किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है वह उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत विवेक क्वेश्चन है, कहता है समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर है आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया में समावेशी विकास कहा जाता है।